Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Hadi here. Welcome to my channel. ईद के बाद बिल्कुल ये पहला लेक्चर होगा फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। इसका पहला लेक्चर होगा, यानी फर्स्ट पार्ट जो है ये आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में आज हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, इसके प्रोटेस्ट के बारे में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ाएंगे, और साथ साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाएंगे कि ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है, जानदारों का ये जो ख़ानदान है, इसकी क्या खसूसियात है, हम इनकी खसूसियात को कैसे पहचानेंगे ताकि एग्ज़ाम में कुछ लिख सके इसके हवाले से। तो सबसे पहले तो अगर हम आपको इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से कराएंगे कि किंगडम प्रोटेस्टा का जो नाम है, जो प्रोटेस्ट का लफ्ज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो असल में ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, प्रोटेस्टोस से आया हुआ है। प्रोटेस्टोस का मतलब क्या है? फर्स्ट यूकैरियोट्स। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है फर्स्ट यूकैरियोट्स, पहले यूकैरियोट्स? क्योंकि जो हमारी ज़मीन है, जो अर्थ है ज़मीन, मिसाल के तौर पर ये देखो, साइंस के नज़रों में, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन पर जो जानदार मौजूद है इस वक्त, ये सारे के सारे जानदार शुरू में नहीं थे। शुरू में सिंपल जानदार आए, उसके बाद दूसरे किस्म के जानदार आए, फिर और जानदार आए। आहिस्ता आहिस्ता जानदारों की तादाद बढ़ती गई, उनके अक़साम में भी इजाफा हुआ और काफ़ी डाइवर्सिटी हमारे पास आ गई। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले ज़मीन पर बहुत ही सिंपल जानदार हुआ करते थे। वो जो सबसे पहले जानदार थे ज़मीन पर, वो कौन थे? वो थे प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का जो ख़ानदान है, ज़मीन पर सबसे पहले ये आए हैं। और ये जो जानदार है जिसमें बैक्टीरिया शामिल है, इनका सेल प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूं, जिस पर मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बीच कंपैरिजन किया हुआ है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। सिंपली आप यूट्यूब का जो बार है, पैनल बार है, वहाँ पर आप टाइप कीजिए प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कंपैरिजन बाय डॉक्टर हदी, तो आपके पास ये टॉपिक आ जाएगा। अब ज़मीन पर पहले जब प्रोकैरियोट्स थे, तो प्रोकैरियोट के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आए, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आए हमारे पास। उसमें क्या क्या शामिल है? प्लांट्स शामिल है, प्लांट्स आए, एनिमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स है, ठीक है। उसके बाद फंजाई है। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो आजकल हम देख रहे हैं, ये शुरू में नहीं थे, सबसे पहले प्रोकैरियोट थे। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्लांट, एनिमल्स और फंजाई की आप लोग जिक्र बार बार सुनते हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स के बाद जो ट्रांजिशन आ रहा है, मतलब जो यूकैरियोटिक जानदार आ रहे हैं, उन यूकैरियोट में सबसे पहले जो है ये प्रोटेस्ट आ गए थे। सबसे पहले प्रोटेस्ट आ गए थे प्रोकैरियोट के बाद। तो ये जो प्रोटेस्ट का जो ख़ानदान है, आप ये समझे कि ये ज़मीन पर पहले जानदार है जिनके पास यूकैरियोटिक सेल आया। हालांकि प्लांट के पास भी यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल के पास भी, फंजाई के पास भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन सबसे पहला जो यूकैरियोटिक सेल था वो प्रोटेस्ट के पास आया था। इसीलिए प्रोटेस्ट को हमने नाम दिया था प्रोटेस्टोस, यानी फर्स्ट यूकैरियोट्स, ये इसलिए नाम दिया था। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये बाकायदा एक ख़ानदान है, जानदारों का ख़ानदानी नाम है प्रोटेस्टा। जिस तरह प्लांट जानदारों का ख़ानदानी नाम है, एनिमल जानदारों का ख़ानदानी नाम है, उसी तरह प्रोटेस्ट भी जानदारों का ख़ानदानी नाम है, जो इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। सारा का सारा प्रोटेस्ट, कौन कौन से जानदार इसके अंदर है, वो सब के सब आपको पढ़ाएंगे। तो ये तो था प्रोटेस्ट का नाम, क्यों प्रोटेस्ट रखा गया, ये उसका जो है आपको बता दिया, जवाब बता दिया। अब प्रोटेस्ट के अंदर कौन कौन से जानदार है? ये बड़ा स्पेशल ख़ानदान है। मतलब आपने 5 किंगडम्स आपने पढ़ेंगे, 5 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटेस्टा है, प्लांटिया, एनिमलिया और फंजाई, ये 5 बड़े मशहूर किंगडम्स हैं। उन 5 में से ये बड़ा स्पेशल है प्रोटेस्ट। वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि प्रोटेस्ट के अंदर जो जानदार है
उनमें से आपको प्लांट की तरह जानदार नजर आएंगे। प्रोटेस्ट के अंदर आपको प्लांट्स तो नहीं होंगे, बट इट विल बी प्लांट लाइक मतलब प्लांट की तरह जानदार होंगे, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर पड़े होंगे। तो उसका नाम क्या होगा जो प्लांट की तरह है? उसका नाम हम लोग रख देते हैं एलजी। अब एलजी जो है एक जानदार का नाम नहीं है, एलजी खुद एक खानदानी नाम है, इसमें बहुत सारे जानदार आ रहे हैं। तो ये एलजी प्लांट की तरह जानदार हैं जो प्रोटेस्टा के ग्रुप के अंदर इनको रखा गया है। अब इसी प्रोटेस्टा के अंदर कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो एनिमल की तरह है। मिसाल के तौर पर आजकल तो आप एनिमल्स तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस खानदान के अंदर कुछ ऐसे जानदार हैं जो एनिमल लाइक हैं, एनिमल की तरह है। देखो, एनिमल और एनिमल की तरह में फ़र्क है। एनिमल लाइक मीन्स दे आर नॉट एनिमल्स 100%, दे आर लाइक एनिमल्स। सो क्या नाम है इन जानदारों का जो एनिमल्स लाइक है? तो हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ फिर से एक जानदार का नाम नहीं है, प्रोटोजोआ जानदारों का ख़ानदानी नाम है। तो ये एक ख़ानदान है प्रोटोजोआ, इसके अंदर बहुत सारे जानदार हम लोग पढ़ेंगे, और एलजी भी एक ख़ानदानी नाम है। तो ये ख़ानदान, दूसरा दो ख़ानदान जो है ये प्रोटेस्ट के अंदर आ गए। अब क्या है, इसके अंदर कुछ और तरह जानदार भी है जो फंजाई तो नहीं है, लेकिन वो फंजाई की तरह है, जस्ट लाइक फंजाई। हालांकि फंजाई की अपनी पहचान है, फंजाई एक अलग ख़ानदान है, लेकिन कुछ ऐसे जानदार हैं जो 100% फंजाई तो नहीं है, बट वो फंजाई से थोड़े मिलते जुलते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्लाइम मोल्ड एंड ओमिकॉट्स। स्लाइम मोल्ड एंड ओमिकॉट्स, ये अब आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 1 प्रोटोजोआ, 2 एलजी, 3, ये जो 3 ख़ानदान हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ है, ये 3 ख़ानदान जो है एक ही बड़े ख़ानदान के अंदर रखा गया है। इसीलिए प्रोटेस्ट जो है मेरे लिए एक स्पेशल ख़ानदान है, क्योंकि बाकी जो आप प्लांट देखो, अगर आप प्लांट वाला ख़ानदान में चले जाएं, प्लांटी में चले जाएं, तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही मिलेंगे। अगर आप किंगडम एनिमलिया में जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स मिलेंगे। फंजाई में आप चले जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ फंजाई मिलेंगे। लेकिन ये खानदान बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह का जानदार नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट खानदान आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया कि ये स्पेशल है। और यहाँ पर एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या मतलब है इसका। ये जो एक लफ्ज़ यूज़ होता है प्रोटेस्टा के लिए, एक लफ्ज़ यूज़ होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है पॉलीफाइलेटिक। इसका जो इंग्लिश में है मतलब है, एक है वो ये है कि मेनी ट्राइब्स, बहुत सारे कबीले, और नो सिंगल कॉमन एंसेस्टर, मेनी ट्राइब्स, मेनी बहुत सारे कबीले। जिस तरह इंसानों के अंदर कबीले होते हैं, ये कबीला है, दूसरा कबीला है, तीसरा कबीला है, ठीक है, इस तरह से इंसानों के अंदर कबीले, इसी तरह जानदारों, बाकी जानदारों के अंदर भी कबीले होते हैं, ट्राइब्स होते हैं। तो ये जो प्रोटेस्टा है, इनमें एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है। मिसाल अब देखो, एलजी का आबाओ अजदाद, अपना आबाओ अजदाद है, प्रोटोजोआन का ये अलग, उसमें देखो ये मुख्तलिफ ख़ानदान से आया हुआ है, और ये एक अलग ख़ानदान है। 3 मुख्तलिफ किस्म के ट्राइब्स जो है वो प्रोटेस्टा के अंदर है, इसीलिए हम इसको पॉलीफाइलेटिक कहेंगे। होना तो ये चाहिए था कि प्रोटेस्टा में एक ख़ानदान होना चाहिए था, या प्रोटोजोआ या एलजी, या कोई एक होना था। अगर एक होता तो फिर इसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते? हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते मोनोफाइलेटिक का लफ्ज़ हम यूज़ करते। मोनोफाइलेटिक मतलब जिसका सिंगल कॉमन एंसेस्टर हो। मोनोफाइलेटिक मीन्स सिंगल कॉमन एंसेस्टर का मतलब है अबाऊ अजदाद। बहुत सारे
मुख्तलिफ जानदारों का अगर आप उनके पेरेंट्स देखेंगे, फिर उनका पेरेंट देखेंगे, फिर आखिर जाकर एक आपको सिंगल पेरेंट आपको नज़र आएगा जिसको हम लोग एंसेस्टर कहते हैं। तो सिंगल कॉमन एंसेस्टर जिन ख़ानदान का हो उसको मोनोफाइलेटिक कहेंगे, और अगर किसी ख़ानदान के पास सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं हो बल्कि बहुत सारे ट्राइब्स हों तो तब जाकर इसको हम पॉलीफाइलेटिक कहेंगे। और ये डायग्राम हमारे लिए काफ़ी है। पॉली, एक से ज़्यादा ख़ानदान, आप देखें एक से ज़्यादा ख़ानदान इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए इसको हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं पॉलीफाइलेटिक, यहाँ पर हमने लफ्ज़ यूज़ किया। अच्छा, एक और लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो क्या है? वो है डाइवर्स। क्या मतलब है लफ्ज़ डाइवर्स का? एक तो है भाई डिवोर्स, तलाक, तो वो नहीं है यहाँ पर है डाइवर्स। इसको डाइवर्स क्यों कहा जा रहा है? मतलब आप अक्सर आप बुक्स में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्स इसलिए कहा जा रहा है कि इस ख़ानदान के अंदर जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ स्टाइल रखते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर आप प्लांट के अंदर आप आ जाएंगे तो प्लांट में जानदारों का खुराक लेने का तरीका कॉमन होता है। मतलब सारे के सारे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है। इसी तरह इनके अंदर रिप्रोडक्शन का भी एक ख़ास स्टाइल होता है, लाइफस्टाइल का भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। लेकिन इस ख़ानदान के अंदर जो जानदार आपको मिलेंगे उनके रिप्रोडक्शन के तरीके अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं, खुराक के डिफरेंट तरीके। अब आप देखें, इस ख़ानदान में आपको ऑटोट्रॉफिक जानदार भी मिलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक भी मिलेंगे। रिप्रोडक्शन के हवाले से इधर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, एसेक्सुअल भी मिलेगा। तो इसीलिए हम इस ख़ानदान के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब ये है कि इनके डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स इनके होते हैं, इसीलिए इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं डाइवर्स। और डाइवर्स के बाद जो लफ्ज़ है वो है एक्सक्लूजन। इसको हम लोग एक और लफ्ज़ भी देखें, किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी इसको कहते हैं। तो ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है इसको एक्सक्लूजन? असल में एक्सक्लूजन जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया हुआ है? इंग्लिश वर्ड है एक्सक्लूड से आया हुआ है। और एक्सक्लूड जो है ये अपोजिट है किस चीज़ का? इंक्लूड का। एक्सक्लूड निकाल देते हैं आप किसी चीज़ को, इंक्लूड आप किसी चीज़ के अंदर आप ऐड करते हैं। इसको एक्सक्लूजन इसलिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो जानदार है वो प्लांट के ख़ानदान से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर प्लांट नहीं। इसीलिए प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने इन बेचारों को, इस ख़ानदान के कुछ ग्रुप्स को निकाल दिया, किक आउट कर दिया कि भाई आप लोग प्लांट नहीं हो, दफ़ा हो जाओ, अपने लिए कोई अपना इलाका ढूंढो। इसी तरह इस बेचारे इस जो प्रोटेस्ट है इसके अंदर कुछ ऐसे भी जानदार हैं जिनको किक आउट किया गया था एनिमल से, क्योंकि एनिमल में वो फिट नहीं हो रहे थे, वो थोड़े एनिमल के साथ मिलते जुलते थे। तो एनिमल्स ने जो ट्रू एनिमल्स उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ गुजारा नहीं कर सकते हैं, आप लोग जो है 9 तो 11 हो जाइए, अपने लिए कोई जगह ढूंढो। इसी तरह फंजाई में भी कुछ ऐसे जानदार थे जो फंजाई की तरह थे लेकिन वो फंजाई नहीं, तो उन्होंने उनको वहाँ से किक आउट कर दिया। तो जितने भी किक आउट बागी हजरात है वो बेचारे सारे के सारे एक जगह जमा हो गए और उन्होंने ग्रुप का नाम दिया प्रोटेस्टा। तो ये सारे किक आउट गमज़दा ख़ानदान है, ठीक है, प्रोटेस्टा। अच्छा, इसीलिए इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन कहा जा रहा है। जो बड़ा स्पेशल पॉइंट था, एक्सक्लूजन क्यों इसको कहा जा रहा है? इनको एक्सक्लूड किया गया, किक आउट किया गया था, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज़, इनकी जो खसूसियात है, उनकी अपनी खसूसियात की वजह से इनको निकाला गया है। अदरवाइज़ अगर ये ट्रू होते तो या तो ये प्लांट के अंदर होते या एनिमल के अंदर होते। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइज़ की तरफ। अगर आप इसके साइज़ को देखेंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा था डाइवर्स लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसमें आपको एक तरह के जानदार नज़र नहीं आएंगे, इसमें आपको कुछ इतने छोटे ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे जो बिल्कुल वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। माइक्रोस्कोपिक यानी आप जो है आपको वो आंख से नज़र नहीं आएंगे, सही, आपको माइक्रोस्कोप में देखकर इतने छोटे जानदार भी है इसके अंदर। और अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखोगे
तो उसमें इतने बड़े जानदार भी आपको नजर आएंगे जो कि 60 मीटर जो है वो टॉल होंगे। इतने बड़े बड़े जानदार भी आपको नजर आएंगे। 60 मीटर काफ़ी टॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कैल्प है, ये किस्म की बड़ी मशहूर एलजी है कैल्प, 60 मीटर टॉल। तो ये हम आपको एलजी में अलग से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एलजी पढ़ाएंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद दूसरे तीसरे लेक्चर में प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे और स्लाइम मोल्ड आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, साइज के बाद हम आ जाते हैं स्टाइल। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, जानदारों का जो ग्रुप है, इसके अंदर जानदारों का स्टाइल क्या है? तो भाई स्टाइल ये है कि कुछ जो है वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब कि अपना खुराक का बंदोबस्त करते हैं, ना किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहते हैं, यानी एज ए पैरासाइट रहते हैं, ना किसी जानदार के साथ दोस्ती करते हैं। ठीक है, सिम्बियोसिस, दैट इज फ्री लिविंग। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऐसे जानदार भी मिलेंगे जो कि यूनिसेलुलर होंगे, मतलब सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होंगे। ये भी आपको मिल सकते हैं कुछ, मतलब इसके अंदर। और इसी ग्रुप के अंदर आपको कुछ ऐसे जानदार भी मिलेंगे जो यूनिसेलुलर नहीं है, बल्कि वो मल्टी सेलुलर है, यानी उसका बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा। मल्टी सेलुलर भी आपको, लेकिन इधर अगर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सिंपल तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर तो ऐसे जानदार होते हैं जो पेचीदा होते हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन इनमें आपको जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और सिंपल का मतलब ये है कि उनका जिस्म ख़ास ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है। देखो आपके जिस्म में आपको आंख नजर आए, आंख का एक ख़ास फंक्शन है, स्टमक का एक ख़ास फंक्शन है, तो ये आपका जिस्म डिफ्रेंशिएट हुआ है। इनका बॉडी इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ होता, इसीलिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ जानदार जो है वो आपको कॉलोनी की शक्ल में नज़र आएंगे। कॉलोनियल मतलब इस तरह से है कि एक मुकम्मल सिंगल सेल जानदार होगा, वो एक और दूसरे मुकम्मल सिंगल सेल जानदार के साथ होगा। फिर इस तरह से बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ एक साथ रहेंगे, तो ये जो एक साथ रहने को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉलोनी का नाम देते हैं। तो कुछ जानदार आज़ादाना सिंगल नहीं रहते, बल्कि वो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा ये सारा का सारा अभी तक स्टाइल चल रहा है, या मोड ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्टाइल की जगह आप मोड ऑफ लाइफ कहें तो वो भी सही है, मोड ऑफ लाइफ। तो ये पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ जानदार ऐसे भी नज़र आएंगे जो कि पैरासाइटिक होंगे। पैरासाइटिक का मतलब ये है कि ये जानदार इसके अपोजिट है फ्री लिविंग, मतलब ये किसी और जानदार का मोहताज होंगे, उसके जिस्म के ऊपर रहकर अपना खुराक ले रहे होंगे, या उस जानदार के अंदर रहकर वहाँ से खुराक हासिल करेंगे। तो ऐसे जानदारों को पैरासाइट बोलते हैं, जो खुराक लेने के लिए दूसरे जानदार के बॉडी को यूज़ करे, उनके ऊपर रहे या अंदर रहे, उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये इस खानदान के अंदर कुछ ऐसे जानदार हैं जो बतौर पैरासाइटिक आपको मिलेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से पैरासाइटिक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर है, इस तरह से ट्राइपेनोसोमा है एक नाम है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो बीमारी कॉज करते हैं। अच्छा, इसी खानदान के अंदर कुछ ऐसे जानदार भी है जो कि दोस्ताना माहौल उन्हें बनाया होता है। वो क्या है? वो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। सिम्बायोटिक में का मतलब क्या है? वैसे सिम्बायोटिक का मतलब ये है जब एक ऑर्गेनिज्म ए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म बी के साथ मिल जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, और इस तरह करीब आ जाए कि या तो दोनों में से दोनों को या तो फ़ायदा मिले, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिले, या फिर एक को फ़ायदा मिले, दूसरे को ना फ़ायदा मिले न नुकसान मिले। तो ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को सिम्बायोटिक कहा जाता है। अब इसी सिम्बायोटिक के अंदर अगर ये जानदार इसको फ़ायदा पहुंचाए और ये जानदार इसको फ़ायदा पहुंचाए, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए, तब जाकर इस सिम्बायोटिक का नाम हो जाएगा म्यूचुअलिस्ट या म्यूचुअलिज्म।
तो कुछ जानदार इस खानदान के म्यूचुअलिस्ट के तौर पर आपको मिलेंगे, ठीक है। वो अक्सर आपको म्यूचुअलिस्ट की तरह नजर आएंगे। कई बार उन्होंने किसी दूसरी जानदार के साथ पार्टनरशिप किया होगा और वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा होगा। अच्छा, सिम्बियोसिस में एक और लफ्ज भी है, कॉमनसालिज्म। कॉमनसालिज्म की यहाँ जिक्र नहीं है। कॉमनसालिज्म में एक जानदार पार्टनर होंगे, पार्टनर में से एक तो फायदा देगा इसको, मिसाल ए से फायदा मिलेगा बी को, लेकिन बी से कोई फायदा ए को नहीं मिलेगा और ना कोई नुकसान मिलेगा। तो दो पार्टनर में से जब एक को फायदा मिले, दूसरे को नफा नुकसान, उस वक्त उसका नाम होगा कॉमनसालिज्म। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ म्यूचुअलिस्ट नजर आएंगे। तो ये बड़ा स्पेशल है, स्टाइल या मोड ऑफ लाइफ इसका बड़ा स्पेशल है। अब आपने देखा कि इसके अंदर जो जानदार है वो कई स्टाइल से हमें नजर है। कहीं तो वो सिंगल सेल है, तो कहीं वो सिंपल मल्टीपल, कहीं पर वो कॉलोनी की शक्ल में है, तो कहीं पर वो पैरासाइट की शक्ल में, कहीं पर वो म्यूचुअलिस्ट की शक्ल में है। सो दैट इज सो इंटरेस्टिंग, सो ब्यूटीफुल। और आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट, लाइक लोकोमोशन एंड इवोल्यूशन जो है, ये आपके पास आ रहा है, लोकोमोशन एंड इवोल्यूशन। अच्छा, बात करते हैं अभी लोकोमोशन की। लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन, ये 3 पॉइंट्स के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन भी कवर हो जाएगा, इवोल्यूशन भी, और कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट, वो भी इसमें सारा कवर हो जाएगा। अभी तक सारे कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं। लोकोमोशन चलने को कहते हैं कि जानदार जब मूव करते हैं, तो इस खानदान के अंदर जो जानदार है वो किस तरीके से मूव करते हैं, डिफरेंट वेज। कुछ तो बिल्कुल नॉन मोटाइल है, कुछ तो बिल्कुल भाई मूव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात खत्म। मोटाइल का मतलब है जो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ जानदार है जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं एक जगह से जगह, यानी उसके लिए लफ्ज हम यूज करते हैं मोटाइल, देखिए मूव। तो जो मोटाइल है वो क्या यूज करते हैं, यूज करने के लिए हमने नाम याद रखना है कि किस किस बॉडी पार्ट की मदद से ये मूव करते हैं। और शायद ये आपके एग्जाम के लिए फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यूज का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो खासकर एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स इस पर बड़ा गौर से जाके देखें। कुछ जानदार जो है वो सीडोपोडिया यूज करते हैं, सीडोपोडिया जानदारों का, जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने सेल मेम्ब्रेन से, मिसाल के तौर पर ये अमीबा है, कोई एक जानदार है, ये अपना जो सेल मेम्ब्रेन है उसको इस तरह से बाहर निकालकर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा, तो इस तरह से प्रोजेक्शन बना लेता है। इस प्रोजेक्शन का नाम है सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं, और ये कोई टांग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देन कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि फ्लैजेला की मदद से मूव करेंगे, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के इसी तरह का एक जानदार है, मिसाल के तौर पर एक जानदार है, वहाँ से एक धागा निकला होगा, बड़ा सा धागा निकला होगा, इस धागे का नाम है फ्लैजेला, और ये धागे की मदद से मूव करेंगे, तो ये फ्लैजेला आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर भी नजर आएगा, इसका नाम है सीलिया। सीलिया फिर क्या है, अगर हम आपको फिर से एक सिंगल सेल जानदार दिखा दें, एक सिंगल सेल जानदार है, लेट्स सपोज ये बिल्कुल एक सेल है, अगर यहाँ से एक लंबा धागा नहीं हो बल्कि बहुत सारे धागे हों, लेकिन वो छोटे छोटे धागे हों, बिल्कुल छोटे छोटे धागे हों, तो ये धागे और ये धागे में कोई खास फर्क नहीं है, बस ये कि ये लंबा है, इसको फ्लैजेलम कहेंगे, बहुत सारे फ्लैजेलम, एक है तो फ्लैजेलम, और अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सीलिया कहेंगे, छोटे होंगे। तो ये इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन में ये जो जानदार है प्रोटिस्टा, यहाँ पर आपको एसेक्सुअल भी मिलेगा और सेक्सुअल भी मिलेगा। एसेक्सुअल का मतलब है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है, बगैर सिंगल पेरेंट से बच्चे हो रहे हैं। सेक्सुअल का मतलब ये कि दो पेरेंट्स जो है वो बच्चे दे रहे हैं, दो पेरेंट्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहाँ से बच्चे आएंगे, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और याद रखिएगा
कि ये जो हमने नाम सुना था मियोसिस, मियोसिस का जब हमने नाम सुना था मियोसिस, और गेमीट का फ्यूज होना, गेमीट फ्यूजन, जिसको एक गेमीट फ्यूजन को हम लोग सिन गेमी भी बोलते हैं, सिन गेमी, गेमीट का मिल जाना, गेमीट का मिल जाना, ये जो लफ्ज़ है सिनगेमी, ये इससे पहले यानी इस ख़ानदान से पहले चूँकि बैक्टीरिया था वहाँ पर यह लफ्ज़ नहीं था। तो सिनगेमी, गेमीट का जो लफ्ज़ है वो एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, वो तो बाद में। लेकिन सबसे पहले ये जो गेमीट का लफ्ज़ है, गेमीट का कंबाइन होना, अंडे और स्पर्म का कंबाइन होना, ये जो सिनगेमी लफ्ज़ है ये सबसे पहले प्रोटिस्ट में आया था। ठीक है, अच्छा, और मियोसिस, ज़ाहिर है मियोसिस ही से तो गेमीट बनता है ना, तो मियोसिस का लफ्ज़ भी यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे। और लास्ट में था इवोल्यूशन की तरफ। इवोल्यूशन में मैं आपको सिंपल से बताता चलूँगा कि ये जानदार ये जो जानदार है ये आए कहाँ से और आगे जाकर उन्होंने कौन से जानदार दिए, तो मैं बताता हूँ। ये प्रोटिस्ट का ख़ानदान है। प्रोटिस्ट का ख़ानदान हमें अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ज़मीन पे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जानदार थे, यानी जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो थे पहले, सबसे पहले नंबर 1 ये थे जानदार। इसके बाद ये वाला ख़ानदान आया, प्रोटिस्ट आया, बाद में प्रोटिस्ट आया। दूसरे नंबर पर स्टेशन पे जो पहुंचा हुआ वो ये प्रोटिस्टा का ख़ानदान है। और प्रोटिस्ट के बाद क्या हुआ, ये जो प्रोटिस्ट है, इस प्रोटिस्ट से, इस ख़ानदान से कहीं पर प्लांट्स बन गए, इसी ख़ानदान से कहीं पर एनिमल्स बने, और इसी ख़ानदान से कहीं पर फंजाई बने। तो आजकल जो आपको प्लांट्स